अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज ज़ैदी और मैं हूं माहम जाहिद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। अफसोसनाक खबर देंगे आपको फारूकाबाद से, जहां कराची से लाहौर आने वाली शाह हुसैन एक्सप्रेस पोस्टर से टकरा गई। हादसे में 19 अफराद जान से गए। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक हादसे के बाद रेलवे ने डिविजनल इंजीनियर को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया, जबकि वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने जिम्मेदारान के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे दानियाल उमर से। जी दानियाल, बताइएगा। पाकिस्तान रेलवे की कराची से लाहौर आने वाली शाह हुसैन एक्सप्रेस है, जो कि दोपहर 1:30 पर भाले के फारूकाबाद के दरमियान जो अनमेंड लेवल क्रॉसिंग है उस पर एक एसी कोस्टर से इसका तसादुम हुआ है, जिसके नतीजे में 15 अफराद जो हैं वो हलाक हुआ है तर्जुमान रेलवे के मुताबिक। लेकिन जो रेस्क्यू 1122 की डिटेल्स आ रही है उनके मुताबिक अब तक 19 अफराद जो है वो हलाक हो चुके हैं और 8 अफराद जो है वो इसमें शदीद जख्मी हैं। तकरीबन 10 जो एम्बुलेंसेज हैं रेस्क्यू 1122 की वो इस वक्त जाए वक्फा के ऊपर मौजूद हैं और जो जख्मी हैं और जो हलाक हो गए हैं इस हादसे में उनको अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है। कुल 35 जो है वो रेस्क्यूअर्स इस तमाम तर कार्रवाई में जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रेलवे और जिलेई रेस्क्यू टीमें जो है वो मौके पर पहुंचकर ट्रैक की बहाली, जख्मियों और जांबक जो अफराद हैं उनको कोस्टर से निकालने में मसरूफ है। साथ ही साथ जो तर्जुमान रेलवे हैं उनके मुताबिक तमाम डिविजनल अफसरान जाए हादसा की तरफ रवाना कर दिए गए हैं और हादसे के फौरी बाद जो है वो रेलवे ने डिविजनल इंजीनियर को मुअत्तल कर दिया है। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने भी जो है वो जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया है। जी ठीक है, आप हमारे साथ ही रहिएगा। आप हमें आगाह कर रहे हैं दानियाल उमर। और आपको बताएं कि फारूकाबाद में जातरी रोड पर मुसाफिर वैन ट्रेन की जद में आ गई है। समग्र नुमाइंदे हैदर गिलानी इस वक्त जाए वक़ूअ पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करते हैं। हैदर, ये बताइएगा क्या ये पक्का फाटक था, और अगर ये पक्का फाटक था तो यकीनन अगर ये बंद होगा तो फिर जो कोस्टर चला रहा था ड्राइवर उसकी गफलत होगी। जाए हादसा पर इस वक्त क्या मनाजिर हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं, ये भी बताइए। जी बिल्कुल, जाए हादसा पर जो कोच ड्राइवर था उसकी गलती थी। फाटक बंद था लेकिन उसने एक कच्चे रास्ते को, शॉर्टकट रास्ते को इस्तेमाल करते हुए पटरी क्रॉस करने की कोशिश की और अलमनाक हादसे का शिकार हो गया। जी 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 अभी यहाँ पे रेस्क्यू 1122 शेखुपुरा जो है वो अपनी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है और 15 हलाकतों से ज्यादा जो उनके जराए हैं जो वो कन्फर्म कर रहे हैं। 19 अफराद की हलाकतें कन्फर्म कर रहे हैं और 8 अफराद जख्मी हुए हैं। ये कोच जो थी ये सफ्तराबाद से जातरी रोड को क्रॉस करते हुए ये ननकाना साहब जा रही थी और ये सिख फैमिली थी और किसी फौतगी के सिलसिले में जो ये सफर कर रहे थे और हादसे का शिकार हो गए। ठीक है हैदर गिलानी, आप हमें बता रहे हैं कि 15 अफराद अभी मुसद्दिक़ा इत्तलात ये हैं कि इसमें हलाक हो गए हैं और इसके साथ साथ आप बता रहे हैं कि 19 अफराद के हलाक होने की इत्तलात हैं। एक सिख फैमिली थी जो यहाँ से इस कोस्टर के ज़रिए जा रही थी, इब्तदाई तौर पर यह बताया गया है। और हैदर गिलानी हमें यह भी बता रहे थे कि ये पक्का फाटक था, लेकिन ड्राइवर की गफलत इस सूरत में सामने आ रही है कि उसने कच्चा रास्ता इस्तेमाल करने की कोशिश की। इसी वजह से जो मुसाफिर ट्रेन आ रही थी वो इस कोस्टर से टकराई है और इसके नतीजे में अभी तक की जो मुसद्दिक़ा इत्तलात हैं उसके मुताबिक 15 अफराद जान से गए हैं। लेकिन जो गैर मुसद्दिक़ा इत्तलात हैं जो आ रही हैं, रेस्क्यू ज़राए हमें बता रहे हैं, उसके मुताबिक 19 अफराद अपनी जान से गए हैं। दानियाल उमर से भी जानेंगे। दानियाल, बताइएगा जख्मियों की हालत कैसी बताई जा रही है, इमदादी कार्रवाइयाँ कैसे जारी हैं? जी जो अस्पताल इंतजामिया उनके मुताबिक अभी तक जो जख्मी उनके पास लाए गए हैं उनकी हालत जो है वो कई लोगों की उसके अंदर जो है वो तशवीशनाक है। रेस्क्यू 1122 जो है वो जाए हादसा के ऊपर मौजूद है और वहाँ पर जो रेस्क्यू टीम वो जख्मियों को और साथ साथ जो लोग इस वाकई में हलाक हुए हैं उनको जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है अस्पताल के अंदर। ये जो एसी कोस्टर जो टकराई है इसमें सिख यात्री जो हैं वो सवार थे, तकरीबन 30 के करीब सिख यात्री जो है वो बताया जा रहा है कि इस एसी कोस्टर में सवार थे जो कि इस हादसे का शिकार हुए हैं। अनमेंड लेवल क्रॉसिंग के ऊपर ये जो मामला पेश आया है इस पर पहले भी जो रेलवे हुक्काम है वो हुकूमत को काफी बार खत भी लिख चुकी है कि तकरीबन 30,000 के करीब जो अनमेंड लेवल क्रॉसिंग है वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और अनमेंड लेवल क्रॉसिंग को मेंड करने के लिए पाकिस्तान रेलवे ने कई बार सूबाई हुकूमतों को भी खत लिखे हैं। इससे पहले भी जो रोड़ी हादसा भी हुआ तो पेश आया था इसमें शेख रशीद की जो अनमेंड क्रॉसिंग लेवल 3,000 के करीब थे और
वो इनमें खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है। और आज का भी जो हादसा है ये इसी वजह से हुआ है कि अनमेंड। जी बहुत शुक्रिया दानियाल, आप हमें तमाम तर सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने शेखुपुरा ट्रेन हादसे का नोटिस लेते हुए कीमती जानों के नुकसान पर गहरे अफसोस का इजहार किया है। बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान ने शेखुपुरा ट्रेन हादसे का नोटिस लिया है और कीमती इंसानी जानों के नुकसान पर गहरे अफसोस का इजहार किया है। नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास, यकीनन वज़ीर आज़म ने ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की भी हिदायत की होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो शेखुपुरा में ट्रेन हादसा हुआ है उस पर अफसोस का इजहार किया है। रेलवे हुकाम को भी ये हिदायत जारी की है कि फौरी तौर पर इसकी इंक्वायरी करें और इंक्वायरी रिपोर्ट्स फौरी तौर पर बताएं कि हादसा किस वजह से पेश आया। साथ साथ वज़ीर आज़म कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार किया है। पंजाब हुकूमत को फौरी तौर पर ये हिदायत जारी की गई है कि ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम की जाए। ये वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से जो वज़ीर आज़म की तरफ से जारी स्टेटमेंट में बताया गया है कि वज़ीर आज़म ने रेलवे हुकाम को फौरी तौर पर इस हादसे की वजूहात जानने के लिए हिदायत जारी की है और पंजाब हुकूमत को ज़ख्मियों की बेहतरीन तिब्बी इमदाद की फराहमी की हिदायत की है और कहा है कि जो ज़ख्मी इस वक्त हॉस्पिटल में हैं उनको अच्छे से अच्छा इलाज मुआवजा फराहम किया जाए। ठीक अब्बास, बहुत शुक्रिया आपका। इस बारे में आपको आगाह रखेंगे। अभी आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी ने वीडियो स्कैंडल में मुलव्वस एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक को नौकरी से बरतरफ करने की मंजूरी दे दी है। अरशद मलिक ने लसीसिया रेफरेंस में नवाज शरीफ को 7 साल की सजा भी सुनाई थी। शाहिद हुसैन की रिपोर्ट में देखिए। लाहौर हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी का अहम फैसला, एहतसाब अदालत के मुअत्तल जज अरशद मलिक को नौकरी से बरतरफ करने की मंजूरी दे दी। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कासिम खान की सरबराही में इंतजामी कमेटी का इजलास हुआ। 7 सीनियर जजेस जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी, जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस अली बाके नकवी ने शिरकत की। इजलास में पेश करदा तहकीकात के मुताबिक जज अरशद मलिक को ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब पाते हुए बरतरफी की सजा की मंजूरी दी गई। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक ने अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। अदालती फैसले के बाद मरियम नवाज ने एक वीडियो रिलीज की थी जिसमें इल्जाम लगाया गया कि जज अरशद मलिक ने दबाव में आकर ये सजा सुनाई, जिसकी जज ने तरदीद भी की थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मामले का नोटिस लिया और अरशद मलिक को एहतसाब अदालत के जज के ओहदे से हटाकर OSD बना दिया गया। इस मामले की तहकीकात हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी ने की और इन तहकीकात में उन्हें कसूरवार करार दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी के बड़े फैसले के हवाले से मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदा शाहिद हुसैन से। जी शाहिद हुसैन, बताइएगा इस बड़े फैसले के हवाले से। जी ये तमाम मामला शुरू हुआ था जब जो अरशद मलिक हैं इन्होंने 2018 24 दिसंबर को 2 केसों का फैसला सुनाया था जिसमें अल अजीजिया में 7 साल की सजा सुनाई थी और फ्लैगशिप रेफरेंस में मियां नवाज शरीफ को बरी किया था। जिसके बाद जुलाई 2019 में PMLN ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मरियम नवाज ने, जिसमें मियां शहबाज शरीफ भी मौजूद थे और उसमें एक वीडियो रिलीज की गई जिसके अंदर अरशद मलिक जो थे वो ये कहते हुए दिखाए गए कि उनके ऊपर काफी दबाव था इस केस के फैसले के हवाले से। जिसके बाद जो अरशद मलिक हैं उनको लाहौर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट थी उन्होंने हटाया और उनकी जो खिदमात थी वो वजारत कानून को वापस भेज दी। साथ ही जुलाई 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके केस के ऊपर समाअत की, जिसके बाद वजारत कानून जो है उन्होंने अरशद मलिक की जो खिदमात थी वो लाहौर हाई कोर्ट के सुपुर्द कर दी क्योंकि उनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो लाहौर हाई कोर्ट ही थी। लाहौर हाई कोर्ट में जो सितंबर 2019 में उनको OSD बना दिया गया, सस्पेंड रखा गया, जिसके बाद ये मामला जो था एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी को भेज दिया गया लाहौर हाई कोर्ट की और एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी ने अरशद मलिक को नोटिस कर दिया था और उनसे जवाब भी मांगा था और इसी के हवाले से एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी में इसकी जो केस की प्रोसीडिंग है वो भी होती रही। अब एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी ने जो है वो अपना फैसला दे दिया है, मंजूरी दे दी है अरशद मलिक को उनके ओहदे से हटाने की। जो नोटिफिकेशन है वो बाद में जारी कर दिया गया लेकिन जारी कर दिया जाएगा, लेकिन जराए ने इस बात को कंफर्म किया है कि जो लाहौर हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी है उसने अरशद मलिक को उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया शाहिद हुसैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
शहबाज शरीफ का जज अरशद मलिक की बरतरफी के फैसले पर इजहार तशक्कुर। साबित हो गया कि जज ने इंसाफ पर मबनी फैसला नहीं दिया था। 3 बार के मुंतखब वज़ीर आज़म को नाहक सज़ा दी गई। मज़ीद जान लेते हैं, समग्र नुमाइंदे आरिफ मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ मलिक, बताइएगा क्या कहना था इस तमाम तर मामले पर मियाँ नवाज शरीफ के छोटे भाई मियाँ शहबाज शरीफ का? शहबाज शरीफ के इसके ऊपर तो सबसे पहले उन्होंने शुक्र अदा किया है और कहा है कि ये तमाम कारकुन इसके ऊपर जो है वो नवाफिल भी अदा करें। जो अरशद मलिक के ऊपर फैसला आ जाए, उन्हें बरतरफ किया गया है। इसमें उन्होंने कहा कि सच्चाई सबके सामने आ गई है। इंसाफ का तकाजा है कि मोहम्मद नवाज शरीफ की सजा को खत्म किया जाए और लाहौर हाईकोर्ट की इंतजामी कमेटी का फैसला दरअसल मोहम्मद नवाज शरीफ की बेगुनाही का सबूत है। पार्टी कारकुनान और आवाम से अपील है कि नवाज शरीफ की बेगुनाही साबित होने पर शुक्राने के नफल अदा करें। ये शहबाज शरीफ ने आज बयान जारी किया है और उन्होंने शुक्राने के नफल भी अदा किए हैं कि जो इल्ज़ामात लगाए गए थे और जज अरशद मलिक ने जो उन्हें अहदे से उन्हें सजा दी थी, तो उस जज के खिलाफ ही, उस जज को ही आज बरतरफ कर दिया गया है। तो ये तमाम जो उनके ऊपर के इल्ज़ामात थे उससे वो बरी होते हैं और उनके ऊपर जो तमाम इल्ज़ामात में बेगुनाह साबित होते हैं। तो लिहाजा नवाज शरीफ जो है वो बेगुनाह हैं और आवाम से अपील है कि वो उनके ऊपर शुक्राने के नफाफिल अदा करें। जी, बहुत शुक्रिया आपका। जज अरशद मलिक की बरतरफी पर मुआवरे खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर का रद्दअमल सामने आया है। ट्विटर पैगाम में उनका कहना है, ब्लैकमेल केस के 2 किरदार में से एक अरशद मलिक बरतरफ हो गए, दूसरा किरदार मरियम सफदर है जिसे अभी सजा होना बाकी है। मजीद जान लेते हैं, समग्र नुमाइंदे आदिल तनूली हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल, क्या कहना था शहजाद अकबर का मजीद? हाँ जी, देखें, एहतसाब अदालत नंबर 2 के जज अरशद मलिक की बरतरफी के हवाले पर जो है मामून हुसूसी बराए दाखिला जो है शहजाद अकबर, उनका ट्वीट आया जिसमें उनकी जानिब से ये कहा गया है कि अरशद मलिक की बरतरफी जो है ब्लैकमेल केस का 2 किरदार हैं। इनमें से एक जो है वो एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक हैं, दूसरा किरदार उन्होंने मरियम नवाज को करार दिया है और कहा गया है कि जिसे अभी सजा होना बाकी है। मरियम नवाज ने जज की नाज़ेबा वीडियो इस्तेमाल करके अपील पर असरअंदाज होने की कोशिश की है। मामून हुसूसी बराए दाखिला शहजाद अकबर की जानिब से ट्वीट में ये कहा गया है और साथ ही साथ शहजाद अकबर ने यह भी कहा है कि एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक जो हैं उनको तैनात भी शायद हाकान अब्बासी की तरफ से किया गया था। ये रद्द अमल दिया है वजारत मामून हुसूसी बराए दाखिला शहजाद अकबर जो है। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर उनकी जानिब से ये पैगाम जारी किया गया है जिसमें यह कहा गया है। शुक्रिया आदिल तनोली, आप हमें अपडेट करे थे। इस वक्त सिंध असेंबली में मुर्तज़ा वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, आपको बराह रास्त ले चलते। जुल्फी बुखारी हैं, जब उनसे कुछ सवाल पूछता है कि आप बताना चाहेंगे पाकिस्तान में टूरिज़म के लिए कोई जगह है, तो उसके पास सवाल का जवाब नहीं होता। लेकिन बदकिस्मती है इस मुल्क की कि वो जुल्फी बुखारी पहले कोविड के हवाले से बड़े बड़े अहम फैसले कर रहा था जिसका खमियाजा आज भी कौम भुगत रही है, और अब लोगों से रोज़गार छीनना शुरू कर दिया। तो जहाँ जहाँ आप नज़र डालेंगे इन लोगों के पास ऑपोजिशन की जमात जो सवाल पूछती है या पाकिस्तान की आवाम जो सवाल पूछती है, उन सवालात का जवाब इनके पास नहीं होता और ना जवाब देने की कभी ये तौफीक करते हैं। लेकिन हाँ, लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, भोंडे इल्ज़ाम लगाना, गलत बयानी करना, गलत प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना या इवन फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली पर आके गलत बयानी करना ताकि आप अपने सियासी मकासद हासिल कर सकें और लोगों की बेहुरमती कर सकें, लोगों की डेफेमेशन कर सकें, ये तमाम वो चीज़ें करते हैं। अली जैदी साहब जो कि बहरी उमूर के वज़ीर हैं और माशाल्लाह जो कारकर्दगी बहरी उमूर की रही है वो आप सबके सामने है। चेयरमैन KPT का जो स्कैंडल मंजर-ए-आम पे आया, कई TV पे प्रोग्राम्स हुए, इसके ऊपर अखबारात में ख़बर नशर की गई, कभी उन सवालात के हवाले से अली जैदी साहब जवाब नहीं देते हैं। अपने डिपार्टमेंट के हवाले से कोई जवाब नहीं देते हैं। वो LNG का इतना बड़ा स्कैंडल माजी में कहा जाता था, तो वो LNG टर्मिनल पोर्ट कासिम में बना है। पोर्ट कासिम जो है उनकी मिनिस्ट्री के अंडर आता है। कभी उसके बारे में भी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, जिसके बारे में माजी में आप बड़े सवाल उठाते थे, पिछले 2 साल में आपने क्या किया,
ज़रा कौम उसका भी सवाल आपसे पूछती है। खैर, आप सवाल का जवाब देने के अहल ही नहीं है, क्योंकि आप कभी कागजात पढ़ने पर, हक़ाइक़ पर मबनी बात करने पर बिलीव नहीं करते। सबसे पहले तो मैं अली ज़ैदी साहब ने जो कल अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तरफ उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के ऊपर भी इल्ज़ामात लगाए, PIA के हवाले से बात की, PIA की रीस्ट्रक्चरिंग के हवाले से बात की, सिविल एविएशन के हवाले से बात की। इस हुकूमत की ख़ास बात है कि जिस शख्स का जो डिपार्टमेंट है उसके बारे में ये बात नहीं करते हैं। एविएशन मिनिस्टर आके बात करें तो चलो समझ आता है PIA के लिए, सिविल एविएशन के लिए। अली ज़ैदी साहब का क्या ताल्लुक़ है PIA से, ये मंतक आज तक समझ नहीं आती। और ये इस बात को शो करती है कि किस तरीके से PIA को एक सोची समझी साजिश के तहत ख़राब किया जा रहा है। और जो लोग अपनी पोर्ट्स मिनिस्ट्री नहीं चला पा रहे, वो कहते हैं 6 महीने में हम PIA बिल्कुल ठीक कर देंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने सोचे समझे बगैर, बस वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जल्दी होती है इन लोगों को कि कौन जल्दी ट्विटर पे आ जाए, कौन पहले ब्रेकिंग न्यूज़ बना दे। तो एक वजीर ने पहले कोई बयान दे दिया जिसका खमियाजा आज पाकिस्तानी कौम भुगत रही है कि वो PIA का जहाज़ जो कि पाकिस्तान का फ़ख्र है, जिस पे पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम है, उस PIA को मुख्तलिफ ममालिक में जगहसाई का सामना है। अब हमारे पायलट्स जिनको, या एविएशन एक्सपर्ट्स जिनको इज़्ज़त की निगाह से दुनिया भर में देखा जाता है, जो कि ना सिर्फ PIA में काम करें बल्कि मुख्तलिफ एयरलाइंस में और एविएशन अथॉरिटीज़ में काम करें, आज उनके ऊपर भी इन्होंने सवालिया निशान खड़ा कर दिया। और जब सहाफ़ी आपसे सवाल पूछते हैं तो आप वही कि हम 6 महीने में ठीक कर देंगे, 1 साल में ठीक कर देंगे, जैसे आज भी ये हुकूमत में नहीं है। चीज़ों को बेड़ा गर्क कर दिया है, तबाह कर दिया इन्होंने। लेकिन नहीं, 6 महीने बाद हम करेंगे, 1 साल बाद हम करेंगे, बस हम करेंगे। कर क्या रहे हैं इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। किसका रूज़वेल्ट होटल में इंटरेस्ट है, कोई बात नहीं करेगा। कौन कौन डुअल नेशनल है इनकी काबीना में, उसके ऊपर बात नहीं की जाएगी। वज़ीर आज़म ख़ुद फैसला करते हैं कि मुआवने खुसूसी हो, मेरे मुशीरान हो, वो भी अपने अब डिक्लेरेशन जमा कराएंगे। आज तक कौम को वो चीज़ नज़र नहीं आई। हमें समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान के ये अहम फैसले कौन लोग कर रहे हैं, उनकी क्या एलिजियंस है, क्या लॉयल्टी है रियासत पाकिस्तान के साथ या पाकिस्तान की आवाम के साथ। इन सवालात का कोई जवाब इनके पास नहीं है। लेकिन फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली पर इल्ज़ाम लगाते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन पे, भोंडा इल्ज़ाम, ऐसे हाथ यूं करके कि 4 लाख रुपए टैक्स जमा कराया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। गलत बयानी करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने टैक्स रिटर्न्स, अपने तमाम असासे 2018 में जब पहली बार कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़ा तो तमाम असासे उनके डिक्लेयर किए गए। कितना टैक्स पे किया वो डिक्लेयर किया गया। और उस टैक्स में सिर्फ इनकम टैक्स नहीं, मिलियंस की जो एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स है उसका भी जिक्र किया गया। लेकिन अली ज़ैदी साहब को वो बात नजर आई। उन्होंने कहा जी 4-4.5 लाख रुपए इन्होंने टैक्स पे किया है। अली ज़ैदी साहब कागजात का मुताला अगर करते तो आपको नजर आता कि 40 लाख रुपए एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जमा कराया। रिकॉर्ड पर है ये तमाम कागजात। और सवाल वो पूछ रहा है जिसने अपने टैक्स रिटर्न्स में गालिबन 2016 में टैक्स जमा ही नहीं कराया। 2017-18 में इलेक्शन लड़ने से पहले कुछ कागजात इन्होंने कंप्लायंस के लिए शो किया। गालिबन कोई 3-3.5 लाख रुपए टोटल टैक्स अली ज़ैदी साहब ने जमा कराया है। अपना किरदार नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ, जो शख्स ईमानदारी के साथ पाकिस्तान की आवाम का हक अदा कर रहा है, पाकिस्तान की आवाम की हुकूक की जंग लड़ रहा है, इस नाकाम निकम्मी इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट की गलत पॉलिसीज को
उजागर करता है ताकि उसकी इस्लाह की जा सके, ताकि पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ मिल सके, तुम उसके ऊपर भोंडे बेबुनियाद इल्जाम लगाते हो। तो अली ज़ैदी साहब, रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए आप चाहेंगे कागजात मैं आपको भिजवा दूंगा, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आपकी तरह 2016 में नील टैक्स नहीं जमा कराया। 40 लाख रुपए एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स जमा कराया, तमाम चीजें डिक्लेयर्ड है, तमाम असासे उनके डिक्लेयर है। कुछ सवालात का जवाब अपने हवाले से और अपने चेयरमैन, अपने वजीर आज़म इमरान खान साहब के भी हवाले से दें। जो असासे बनी गाला के हवाले से और बाकी तमाम चीज़ें उस पर मैं भी नहीं जाना चाहूँगा। फिर फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली पर और पिछले कई दिनों से ये साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते आ रहे हैं उज़ैर बलोच की JIT के हवाले से, निसार मोराई की JIT के हवाले से, बल्दिया टाउन की JIT के हवाले से। कई दिनों से ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि अदालत के अंदर सबमिट किए जाते हैं, उसके बाद अदालत में कानूनी चाराजोई के बाद अदालत फैसला करती है। खैर, इनको पता नहीं किसी ने शायद कहा था या ये सिर्फ झूठ बोलने पर, गलत बयानी करने पर बिलीव करते हैं, क्योंकि सियासत इनकी है यही, क्योंकि काम तो उन्होंने खुद कभी किया नहीं कुछ। तो उन्होंने कहा कि जी ये JITs के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत का जिक्र है। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी कहा और फिर फ्लोर पे भी कहा कि जैसे उज़ैर बलोच को अहकामात साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी साहब देते थे, मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा अहकामात जारी करती थी और बड़े स्टाइल से कहते थे कि मैं नहीं कह रहा हूं स्पीकर साहब, ये JIT में लिखा हुआ है, JIT रिपोर्ट में लिखा हुआ है। अब मेरे दो सवाल हैं यहाँ पे। JIT रिपोर्ट तो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है और आप खुद अदालत गए हुए हो वो डॉक्यूमेंट मांगने के लिए, तो आप कौन सा कागज पढ़ते हो? अगर आपके पास कागज है तो फिर वो कागज मांग क्यों रहे हो? आपके पास कागज नहीं है इसलिए आप शायद कागज मांग रहे हो। मैं आज सिंध गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये ऐलान करना चाहूंगा कि तीनों JITs सिंध हुकूमत पब्लिक करने जा रही है, तीनों JITs। और पीर की रोज इंशाल्लाह होम डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे इन तमाम JITs की कॉपीज को अपलोड कर दिया जाएगा ताकि जो शख्स कागज को देखना चाहे वो देख ले, मुताला करे और फिर इन लोगों से सवाल पूछे कि क्यों गलत बयानी करते थे, क्यों झूठ बोलते थे। मैं आपके सामने ये उज़ैर बलोच की JIT रिपोर्ट की कॉपी दिखा रहा हूं। ये वो JIT रिपोर्ट है जो कि तमाम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज मिलकर कंप्लीट करते हैं, कंपाइल करते हैं, उसके बाद हुकूमत के पास जमा कराई जाती है और फिर अदालत में भी जाती है। मैं अली ज़ैदी साहब को ये कैटेगोरिकली मैं बता रहा हूं, तीनों, मैं अली ज़ैदी साहब को कैटेगोरिकली चैलेंज करना चाहूंगा इस वक्त कि इस पूरी JIT रिपोर्ट में कहीं पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत का जिक्र हो, आसिफ अली जरदारी साहब का जिक्र हो, मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा का जिक्र हो, तो आप बात कीजिए। इस JIT रिपोर्ट में जो कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, कहीं पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत का कोई जिक्र नहीं है, कोई जिक्र नहीं है। निसार मोराई साहब की JIT जो कि यही सिंध गवर्नमेंट, और ये भी मैं बताना चाहूंगा कि ये JIT सिंध गवर्नमेंट नहीं बनाई थी, क्योंकि हम कभी भी इल्जामात से भागते नहीं हैं।
हम समझते हैं कि इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंटली होनी चाहिए। ये जीआईटी कॉन्स्टिट्यूट की गई और इनकी रिपोर्ट होम डिपार्टमेंट में जमा हुई और ये तीनों जीआईटी रिपोर्ट्स पीर के रोज़ होम डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे अवेलेबल होंगी ताकि पब्लिक ले सके। उज़ैर बलोच, डॉक्टर निसार मुराई और बल्दिया टाउन सानेह की तीनों जीआईटी रिपोर्ट्स हम पब्लिक कर रहे हैं। इन तीनों रिपोर्ट्स के अंदर जो एक वावेला अली जैदी साहब ने अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए मचाया हुआ था, उसका कोई लेना देना नहीं है। और मैं अली जैदी साहब को ये कहना चाहूँगा कि या तो अब वो कौम से माफ़ी मांगे या उन लोगों से माफ़ी मांगे जिनके बारे में बार बार वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में झूठे बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाते रहें। ये एक्सेप्ट करें कि वो सदाकत में बिलीव नहीं करते, कि वो सादिक और अमीन नहीं है। वो सियासी अपने मकासद को पूरा करने के लिए, अहदाफ को पूरा करने के लिए अपनी बयानबाजी करने पर बिलीव करते हैं। मैं समझता हूँ अब चूंकि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट अली जैदी साहब के पास आ जाएगा तो उनके पास इतनी सियासी जुर्रत होगी कि वो अपने आसपास जो लोग बैठते हैं उनसे भी कुछ सवालात पूछ पाएंगे और माजी में जो उनका किरदार रहा है उसके बारे में भी सवाल पूछ पाएंगे। और अगर सवाल का जवाब उनको मिल जाए तो अगर हमसे वो शेयर कर लेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैं एक बार फिर इस बात को दोहराना चाहूँगा कि इल्ज़ामात बड़े लगाए गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के ऊपर, लेकिन आज तक कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत हमेशा अदालतों के सामने सुरखरू हुई। अदालतों ने ऑनरेबली हमारी क़यादत को एक्विट किया। और अब चूंकि ये जीआईटी रिपोर्ट्स पब्लिक की जा रही हैं तो ये चीज़ भी शो करेगी कि पिछले कई माह से जो झूठे बेबुनियाद इल्ज़ामात ये लोग हमारी क़यादत के ख़िलाफ़ लगा रहे थे वो गलत थे और उनका हक़ाइक़ से, सच्चाई से कोई लेना देना नहीं था। बहुत शुक्रिया। में जो सूरत-ए-हाल रही वो कहते रहे और कुछ इस तरह की शवाहिद भी सामने आते रहे कि पीपल्स पार्टी की क़यादत और उनके रहनुमाओं के नाम शामिल है। किस बुनियाद पर आप ये कहते हैं कि उज़ैर बलोच की इस जीआईटी में शामिल नहीं, जो आपके साबिक वज़ीर दाखिला थे उनके हवाले से भी तैयारी के हवाले से नाम आता रहा है? देखिए, मैं हक़ाइक़ पर मबनी बात करता हूँ और डॉक्यूमेंटेड बात करता हूँ। हम कहीं सड़क पर नहीं बैठे कि कोई छिचोरपाई का कॉन्सेप्ट हो रहा हो, लड़ाई हो रही हो। कागजात अगर आप देखेंगे तो कागजात के बेसिस पर बात की जाएगी। ये कागज़ है जिसको तमाम अफसरान ने दस्तखत किया है, जिसके अंदर तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के अफसरान मौजूद हैं। कहीं पर भी जिक्र नहीं है। लेकिन हाँ, उज़ैर बलोच के हवाले से, उनके सियासी रवाबित के हवाले से बड़े लोगों के रवाबित थे, बड़े लोगों के रवाबित थे। और हम तो बार बार कहते रहे कि जिनके रवाबित थे उनको इन्वेस्टिगेट किया जाए, जो लोग उनको अपना कहते थे उनको इन्वेस्टिगेट किया जाए। और हाँ, जो साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला थे उनका इन 3 में से 2 जीआईटीज़ में सूबाई वज़ीर दाखिला जो थे, जिनकी बेगम साहिबा इस वक्त वफाकी वज़ीर हैं, कैबिनेट में इनके साथ बैठती हैं, उनसे सवाल पूछ लें कि उनके हस्बैंड की क्या इन्वॉल्वमेंट थी, उनके हस्बैंड का क्या रोल था। बड़ी दोस्ती थी। और जब आप 3 में से 2 जीआईटीज़ का मुताला करेंगे तो आपको वो तमाम चीज़ें नज़र आ जाएंगी। आपके सवाल के बारे में सोहेल सियाल साहब भी कोई बात करना? जी सोहेल सियाल साहब एक मिनट जवाब दे रहे हैं इसका। एक मिनट, एक इसका इसी सवाल का जवाब।
सबसे पहले तो मैं एक चीज़ कर दूं कि जब उस दिन अली जैदी साहब फ्लोर पे उठे तो मैंने समझा कि जो कराची के आम शहरी जो जहरीली गैस की वजह से मरे थे, शहीद हुए थे, शायद उस बात का ये जवाब देंगे क्योंकि वो इनसे डिपार्टमेंट इनसे रिलेटेड था। मैंने समझा शायद वो सफाई दे रहे हैं क्योंकि बहरी बेड़े पे चश्मा पहन के उन्होंने दूसरे दिन विज़िट किया था। मैंने समझा शायद वो उस बात का जवाब देंगे, लेकिन जो इनसे रिलेटेड नहीं थी उस चीज़ का आया। आपने कहा कि JIT में जो है शवाहिद के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती थी अपोजिशन से। आप सबके सामने एक सवाल छोड़ रहा हूँ, कोई एक शायद एक प्रूफ दे दें जो JIT के हवाले से, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि उस ज़माने में ये जब JIT बनी थी मैं होम मिनिस्टर था, एक भी चीज़ जो आज तक मीडिया में जो एंकर हजरात जो बोलते थे, जो अपोजिशन वाले बोलते थे, अगर आज तक वो एक भी चीज़ साबित हो जाए इस JIT में जिसमें सारे ऑफिसरान की सिग्नेचर है, हर इदारे के ऑफिसरान की सिग्नेचर है, मैं ये कहता हूँ कि उस अली जैदी साहब से ये सवाल करता हूँ कि जिन JITs का वो जिक्र कर रहे हैं उनमें से JIT थोड़ी पढ़ लें। अगर वो JIT जो वो लहरा रहे थे वो एक झूठा पलंदा था पेपर का, पहले तो मैं उनसे मुतालबा करता हूँ कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होके एक झूठ बोला है। हम MPs MNs पे लाइबिलिटी होती है कि आर्टिकल 62 63 हमारे ऊपर आता है कि हम अगर झूठ बोलें तो हमें रिज़ाइन देना पड़ेगा, उस सीट के हम अहल नहीं होते। तो अली जैदी साहब से मैं प्रॉपर ये उसके इस्तीफ़ा का मुतालबा करता हूँ कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होके उन्होंने एक झूठ बोला है, एक झूठी JIT खड़े उठा के झूठ बोला है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पे झूठ बोला है, सो उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। ये करके आते हैं। सिंध असम्बली में मुर्तज़ा बहा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना है कि समझ नहीं आ रहा पाकिस्तान के अहम फैसले कौन कर रहा है। असम्बली में चेयरमैन पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम लगाते हैं, बिलावल ने पहला इलेक्शन लड़ा तो असासे और टैक्स रिटर्न जमा करवाया गया, ये कहना है मुर्तज़ा बहा का। देखिए, जब आप किसी सरकारी ओहदे पर होते हैं तो जैसे सुहेल साहब कह रहे थे कि जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होता है, आपको जिम्मेदारी के साथ बात करनी होती है। इनके अंदर प्रॉब्ली इशू यही है कि इनको अपनी पॉइंट स्कोरिंग के लिए बस किसी ने कागज़ थमा दिया, किसी ने व्हाट्सएप दे दिया, उन्होंने कहा जी ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाएगी, बस बात कर लो। तो जल्दबाजी में चीज़ें कर जाते हैं, चीज़ें देखते नहीं हैं कि कौन सा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है कौन सा नहीं। देखिए, उसूली एतबार से अगर कोई मामला जिसको अदालत ने तय करना है, कोई एक हाई लेवल की JIT बनी है, एक हाई लेवल की इंटरोगेशन हुई है, अगर आप उस रिपोर्ट को फौरी तौर पर पब्लिक कर देंगे तो बहुत सारे उसके अंदर ऐसे एस्पेक्ट होते हैं जो कि फौरी तौर पर शायद पब्लिक नहीं करने चाहिए, कोई राज होते हैं वो, ताकि आप उन चीज़ों को मुहरकात को पकड़ सकें और पकड़ने के बाद कार्रवाई की जा सके, ताकि आप लोगों को चौकन्ना ना करें। इस वजह से इन चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सीक्रेट लिखा जाता है। लेकिन जब आपकी खुद बनाई हुई JIT, क्योंकि आप ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन में बिलीव करते हैं, आप रूल ऑफ लॉ में बिलीव करते हैं, अगर उसको कोई इंजीनियर करता है, उसको कोई फोर्ज करता है, उस डॉक्यूमेंट को कोई चेंज करके अपने अल्फाज डालने की कोशिश करता है, उसको रीटाइप करता है, गलत बयानी करता है, तो मैं समझता हूँ बहैसियत हुकूमत के, बहैसियत सियासी जमात के, हमारा ये हक़ है कि हम अपना दिफा करें और जवाब दे सकें। तो चूँकि बार बार गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे थे, चूँकि वो ऑफिस अहम फोरम्स पे गलत डॉक्यूमेंट शो कर रहे थे और ये इंप्रेशन दे रहे थे कि उनके पास जो डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है वो जेन्युइन डॉक्यूमेंट है, उस चीज़ को उसकी नफ़ी करने के लिए और रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए पीपल्स पार्टी ने इन 3 JITs को पब्लिक करने का फ़ैसला किया। लेकिन आज भी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वी शुड बी केयरफुल
इन मेकिंग दीज डॉक्यूमेंट्स पब्लिक, क्योंकि ये ना हो कि हम लोगों को चौकंदा कर दें कि तुम्हारे खिलाफ ये शवाहिद अभी इकट्ठा हो गए, तुम भाग जाओ। तो पता नहीं इनके क्या एंगल है। हम सिर्फ रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए इन डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक कर रहे हैं। जो गैंग वॉर के हवाले से है, देखिए इसी सिंध हुकूमत ने कराची टारगेटेड ऑपरेशन किया, इसी सिंध हुकूमत ने कराची की रोशनियों को बहाल किया था। और अगर कुछ लोग कराची की रोशनियों के ख़िलाफ़ साजिश करने की कोशिश करें तो इंशाअल्लाह उन लोगों के ख़िलाफ़ भी यही सिंध हुकूमत खड़ी होगी। और इंशाअल्लाह जो अमन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सारे सिंध में मिसाली अमन कायम किया था, जो शख्स भी उसके ख़िलाफ़ साजिश करने की कोशिश करेगा उसके ख़िलाफ़ सिंध गवर्नमेंट खड़ी होगी। ये करके मैं आ रहा हूँ, ये करके आ रहा हूँ मैं। अब आप जब ये डॉक्यूमेंट आवाम के सामने ला रहे हैं तो लाजमी इस जीआईटी में कुछ लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया। कुछ सन बल्दिया वाक़या जो बल्दिया हुआ था उसमें कुछ जिम्मेदारान का तायन भी किया गया है, मोराई ने भी किया है और खुद उज़ैर बलोच की इस जीआईटी में। कल आप ये जीआईटी जब शाया करेंगे अपने वेबसाइट में तो क्या आवाम इस बात के हक पर जानिब नहीं होंगे कि जो जिम्मेदारान है वो सिंध हुकूमत उनके खिलाफ कार्रवाई करे? जब आप ये ओपन कर ही रहे हैं कि जी इस जीआईटी में फिला आदमी कसूरवार है, इतने कत्लों में मुलविस है, साना जो कि अभी तक लोगों को भूलता नहीं है उसमें मुलविस है, तो फिर आपकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि इस जीआईटी के बुनियाद पर उनके खिलाफ कार्रवाई करें? आपने बिल्कुल सही कहा, हमारी बिल्कुल जिम्मेदारी है और हम जिम्मेदारी निभा रहे हैं इन तीनों जीआईटीज़ के हवाले से। केसेस सब जुडिस हैं अदालत में सब जुडिस हैं केसेस। अदालत को फैसला करना है कि ये जो रिपोर्ट है इसके ऊपर किसके ऊपर जुर्म साबित होता है, किसके ऊपर जुर्म साबित नहीं होता। तमाम केसेस सब जुडिस हैं। अब तमाम केसेस जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के डोमेन में आते हैं तमाम केसेस सब जुडिस हैं। कुछ केसेस में फैसले भी हुए हैं और कुछ केसेस अभी सब जुडिस हैं। तो सिंध गवर्नमेंट अपना किरदार अदा कर रही है और मैं आपको इस बात की यकीनदानी कराता हूँ जिन लोगों ने गलत काम किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। सिंध असम्बली में मुर्तज़ा वहाब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उनका कहना है कि पीर को तीनों जीआईटीज़ महकमा दाखिला सिंध की वेबसाइट पर लगा दी जाएंगी। उज़ैर बलोच, निसार मुराई और सानिहा बल्दिया की जीआईटी पब्लिक की जाएगी। और इस हवाले से मज़ीद आपको बताते चलें कि समझ नहीं आ रहा पाकिस्तान के अहम फैसले कौन कर रहा है, ये भी कहना है मुर्तज़ा वहाब का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।